द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग उनके फर्स्ट पेपर यानी कि सामान्य ज्ञान जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके टोटल 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विस्तृत व्याख्या के साथ प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के फटाफट आंसर बताते चलिए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में हमें सिर्फ प्रश्नों पर ही ध्यान देना है, कोई बकवास नहीं करनी है। सिर्फ प्रश्न जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी लगाने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो पारितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है विकल्पों को आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। सदैव सीधा होता है, विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत में कौन सा था, वो था अपना विकल्प डी नीलगिरी। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो जो आपके 4 व्हीलर होते हैं या बस और ट्रक होते हैं तो उनमें कौन सी प्रदूषक गैस निकलती है। तो यहाँ पर आपका चौथे नंबर पे CO जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, यही मुख्य रूप से प्रदूषक गैस होती है मोटर वाहनों में। आगे बढ़ते हैं। गैसोहॉल, गैसोहॉल का क्या फार्मूला होता है, किन गैसों से मिलकर बनी होती है, यही आपको बताना है। तो गैसोहॉल में किसका मिक्सचर होता है भैया, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिक्सचर होता है गैसोहॉल में। पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दीजिए और विकल्प को पढ़ते जाइए और तुरंत आंसर दीजिए। इसमें जल्दबाजी करना है क्योंकि इसमें कोई मैथ का सवाल तो लगा नहीं रहा है जिसमें सोचना समझना हो। आगे बढ़ते हैं। डी नंबर छठे प्रश्न पर। पटाखे का विस्फोट किस प्रकार का उदाहरण होता है। जो पटाखा सभी लोगों ने देखा होगा, शादी ब्याह में फूटता ही रहता है। दिवाली आ रहा है, पटाखे फोड़ने का समय भी है, तो इसमें जो विस्फोट होता है वो दहन का उदाहरण होता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको हम लोग हंसने वाली गैस या फिर लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पारितंत्र जो शब्द है इसका गठन किसने किया था। तो पारितंत्र का जो शब्द है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती हो। अगर आप लोगों ने पर्यावरण पढ़ा है तो उसकी पहली लाइन में ही लिखा है कि टॉन्सले महोदय ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। एक किताब है जिसका नाम है हरित विकास, इंग्लिश में से ग्रीन डेवलपमेंट कहते हैं। इसके राइटर कौन हैं। तो इसके राइटर एडम्स भाई साहब हैं, WM एडम्स। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 10वें नंबर पर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। फटाफट विकल्पों को देखिए। क्योटो जो प्रोटोकॉल था वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ग्रीन मफलर का क्या मतलब होता है। तो 11 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है ग्रीन मफलर का क्या मतलब होता है। ग्रीन मफलर जो होता है वो आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। 12 नंबर पे चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए, यानी कितने बिस्तर के अस्पताल होने चाहिए 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में। तो 12 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प बी सही होगा। 300 बिस्तरों वाला अस्पताल होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं ये कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से और सीरियस होकर पढ़िए। अब 13 नंबर से आपकी रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। रीजनिंग के प्रश्नों में आपको करना क्या है, रीजनिंग के प्रश्नों के लिए आपको करना क्या है कि इनको PDF क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर हमें सॉल्व करना नहीं आता है। तो सॉल्व करना नहीं आता है तो आप क्या करिएगा,
कि इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सामान्य ज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 वाली प्लेलिस्ट खोलिएगा। उसमें आपको 20 क्या लेक्चर मिलेंगे रीजनिंग के, उन सारे लेक्चरों को देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के सारे प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये सारे प्रश्न उसमें बताए गए हैं। तो जब उन लेक्चर को देख लेंगे तो आप ये 13 नंबर, 14 नंबर, 15 है, ये 16 है, 17 है, 18 है, ये और ये आगे भी 19 नंबर तक है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, आप इसको आराम से बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये करना है आपको रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग के एक अगर आप टाइप सीख लेते हैं तो फिर चाहे इतने प्रश्न आए आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। तो बार बार इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करके अपना समय ख़त्म नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए 20 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं भैया। 1 मिनट। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो मुझे लगता है रीजनिंग में अब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वो आप 20 वीडियो देख लीजिएगा। 20 वीडियो पर्याप्त है रीजनिंग के लिए, उससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे आपको क्या करना है। अगर रीजनिंग में 7 प्रश्न आते हैं और आप कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो आप 5 प्रश्न कर लेंगे अगर वो उस 20 लेक्चर को आप देख लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20वें प्रश्न में हमारा आंसर क्या होगा? 20 नंबर में भाग जो है अपना जो 11 है, आर्टिकल 245 से 255 के बीच में ही केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय होता है, सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर होती है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़िए। तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पक्ष से संबंधित है? तो अगर आप लोगों ने शेयर मार्केट का काम किया होगा तो वहाँ पर तेजड़िया और मंदड़िया इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तेजड़िया मतलब बाजार आगे जाने वाली है, मंदड़िया मतलब वो लोग जो बाजार को पीछे ले जाते हैं, और तेजड़िया मतलब वो लोग जो बाजार को आगे ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वह कौन सी वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है? तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न चल रहे हैं और ये निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? किससे देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो सकल घरेलू का मतलब होता है जो अपने घर में ही चीज़ें हो, यानी भारत के ही अंदर हो। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र इसमें नहीं आता है, यानी कि विकल्प सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। बफर स्टॉक कार्रवाइयाँ किसके द्वारा की जाती हैं? तो बफर स्टॉक कार्रवाइयाँ किसके द्वारा की जाती हैं? 25 नंबर में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपका सही रहेगा। 26 पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी प्राप्त हुआ है? यानी मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल का भी सौदाह किया गया, यानी कि साथ में दोनों को दफनाया गया था। ऐसा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऐसा साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होता है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अनेकांतवाद ये एक सिद्धांत है। अनेकांतवाद एक सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक जैनियों के द्वारा किया गया है, यानी जैन मत में अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और भारत किसके समय में आया था? बहुत ही आसान प्रश्न है। 28 नंबर में आपका जो विकल्प सी वाला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक मस्जिद है जिसका नाम है कुतुब उल इस्लाम, इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इस मस्जिद का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? यानी कि इसके 1000 दिनार में खरीद के लाया गया था। ये एक गुलाम था, और हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मलिक काफूर की बात कर रहे हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित थे। तो अकबर के समय में कौन से सूफी संत थे, यही आपको बताना है। तो शेख सलीम चिश्ती, विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने ये जो सलीम चिश्ती आप देख रहे हैं ना, सलीम चिश्ती, सलीम यहाँ पर जो नाम है, अकबर ने इन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे।
18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो सही क्रम में ये आपको युद्ध जो लड़े गए हैं वो आपको बताना है, कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो 32 नंबर में आपका जो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी को ध्यान से देखिए। अंबर युद्ध हुआ, फिर प्लासी हुआ, फिर बॉन्डीवास हुआ, फिर बक्सर हुआ। ये क्रम हमारा बिल्कुल सही है, विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित है, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर सही रहेगा। सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ना है, फटाफट आंसर देखते जाइए। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए भैया, इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। 34 नंबर में घनश्याम दास बिरड़ा, विकल्प बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आप जल्दबाजी में अंबेडकर साहब को टिक मत करिएगा। लाल कुर्ती नेता, लाल कुर्ती एक क्या था, आंदोलन था, और इसके नेता कौन थे ये आपको बताना है। ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान की घटना थी, आज़ादी के पहले की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है इसके पहले अध्यक्ष? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और पिछले साल आपके कोरोना के समय या उससे पहले कम से कम ये 20 बार परीक्षा में पूछी गई है। इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो इसके राइटर हैं संजय बारू, विकल्प भी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम लोग DRDO के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन हैं? ये आपका करंट अफेयर्स चल रहा है। तो इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी साहब, विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये जो आप अभी प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो NK सिंह आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो जुगनाथ हैं, प्रविंद जुगनाथ, विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ से आपके भूगोल के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो भारत में जो स्थल सीमा है उसकी टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो बागवानी कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? विकल्पों को जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला विकल्प है चाय, रबड़, नारियल और कहवा, यही आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं। ये प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। तो डेल्टा क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं? 43 नंबर में आपको बताना है क्या सही होगा। तो डेल्टा क्षेत्र में नारियल भी, ताड़ भी, केवड़ा और सुंदरी और एगार, ये सब पाया जाता है। यानी कि आपका जो विकल्प नीचे दिया गया है तो विकल्प ये डी वाला सही रहेगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 मिनट का समय दीजिए। मृदा में जल की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? तो मृदा में जो जल होता है वो कितने प्रतिशत होता है, यही आपको बताना है। तो कितना होगा भैया? विकल्प बी 25%। आगे बढ़ते हैं अपने अगले 45 नंबर के प्रश्न पर। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम भंडार किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो चलिए बताइए, यूरेनियम भंडार जो लद्दाख में पाया गया है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? वो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर अभी खुदाई नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर पर। संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। जो हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो विकल्प पहला वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 47 नंबर पर चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो भारत में बनाई गई पहली महिला राज्यपाल कौन है? सबको पता है, सरोजिनी नायडू है, पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। पंचायती राज जो व्यवस्था है जिसका अभी कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ है, वो कितनी श्रेणियों में होता है, यानी कितने लेयर में होता है? पंचायती राज कितने लेयर में भारत में प्रचलित है?
तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पंचायती राज जो है उसकी 3 लेयर होती हैं, यानी 3 परत होती है। एक ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक होता है, उसके ऊपर जिला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो किस समिति ने दिया था भैया कि लोकपाल और लोकायुक्त बनाना चाहिए? तो ये थी प्रशासनिक सुधार आयोग समिति। विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। और आज के अपने आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? यानी कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है? बहुत ही आसान प्रश्न है। उन महोदय का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो आपकी परीक्षाओं के लिए जो सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके टोटल 50 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है, जो आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं। आप लगातार इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इस टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।